नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों जिनके पास हुनर है ज़िंदगी जीने का, उनके लिए इस दुनिया में ना तो कोई दुःख बहुत बड़ा है और ना ही कोई मुसीबत जैसे कि पहाड़। हुनर और हौसले से हर राह आसान बन जाती है, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो खुद पर विश्वास करते हैं, वे हर परिस्थिति में अपने हुनर से लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शोध यात्रा के दौरान आपको अपने हुनर को विकसित करना और यह हुनर शोध पद्धति के बारे में है। यदि आप शोध पद्धति के विषय में जानकारी रखते हैं, शोध पद्धति को कैसे व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा, आप यह जान पाते हैं, तो शोध यात्रा के दौरान आने वाली समस्याएं, फिर चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जैसे आपको अध्याय लेखन कैसे करना है, अपने लिए साहित्य समीक्षा कैसे लिखनी है, शोध पद्धति में किस पद्धति का प्रयोग करेंगे, आपके लिए शोध प्रारूप क्या होगा, आप गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकार की पद्धतियों को कैसे एक साथ प्रयोग में लाएंगे, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या होगा, निदर्शन कैसे चुनेंगे, निदर्शन का आकार क्या होना चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और वैधता आप कैसे चेक करेंगे, शोध के दौरान डेटा कलेक्ट करते समय नैतिक मुद्दों का पालन कैसे करेंगे। ये बड़ी आसान राह हो जाएगी अगर आप हौसले और हुनर दोनों बना लें। आपको हुनर पर ज़्यादा गौर करना है और जब आप हुनर विकसित कर लें, तो अपने हौसले से पीएचडी शोध यात्रा को लक्ष्य तक, अंजाम तक जरूर पहुंचा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे थर्ड पेपर, जिसका कोड है A071103T। ये एक थ्योरेटिकल कंपलसरी यानी कोर पेपर है। इस पेपर का टाइटल है रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 4 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का है। किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को डिजाइन किया गया, इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस पेपर को डिजाइन करते समय यह ध्यान में रखा गया कि आप अपने लिए कौन सा अनुसंधान क्षेत्र चुनेंगे, विषय कैसे चुनेंगे, रिसर्च डिजाइन कैसे आप बनाएंगे अपने लिए, अनुसंधान के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या होंगे, आप जिस शोध कार्य को करेंगे उसमें सकारात्मक पहलू क्या निकलने वाले हैं, नकारात्मक पहलू क्या होने वाले हैं, आप शोध के लिए सैंपलिंग कैसे करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, इन सभी को आप जान पाएंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया। दूसरा उद्देश्य, संपूर्ण शोध यात्रा के दौरान आप किस तरीके से अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लेखन कार्य करेंगे और इस कला में निपुण हो पाएंगे, इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया। इसके साथ ही साथ विभिन्न चरणों में आप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया में आप नैतिक मूल्यों और शोध से जुड़े हुए आचार, जो कोड और कंडक्ट्स हैं यानी आचार संहिता हैं, आप उनको किस तरीके से अपने शोध में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इन इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जब आप पब्लिकेशन करेंगे, यानी रिसर्च पेपर को आप किसी जर्नल या मैगजीन को सेंड करेंगे, उसमें भी आपको आईपीआर और प्लेगरिज्म जैसे कुछ मामले हैं, उनसे बचना है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखा गया। साथ ही साथ आप एक अच्छा पब्लिकेशन कैसे कर पाए, किस तरीके से शोध से जुड़े हुए मानक यानी कि आचरण संहिता को पालन करते हुए आप निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए एक अच्छा शोध पत्र, एक अच्छी थीसिस या एक अच्छी बुक या एक अच्छी रिपोर्ट कैसे लिख पाएंगे, इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया।
साथ ही साथ जब आप अपने शोध कार्य को पूर्ण कर लें तो उसका लेखन कार्य कैसे होगा, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के अनुप्रयोग पर भी ध्यान दिया गया। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के साथ साथ आपको विभिन्न सॉफ्टवेयर का परिचय कराया जाएगा और इन सॉफ्टवेयर को कैसे आप अपने थीसिस लेखन या शोध पत्र के लेखन में आप उपयोग करेंगे, यह भी आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करने का भी मौका आपको मिलेगा। इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया। साथ ही साथ कंप्यूटर का उपयोग करते समय कुछ प्रैक्टिकली इश्यूज आते हैं। मानकर चलिए आज हमने अपने सिस्टम पर काम किया और मेरे सिस्टम में कोई खराबी आ गई जिससे डेटा अब हम उसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो कंप्यूटर के कुछ खतरे भी हैं। हम किस तरीके से इन खतरों को बाईपास करते हुए इन खतरों से निकल कर अपने लिए जो हमने काम किया है उसे बचा सकें, डेटा को रिकवर कर सकें, अलग अलग जगह पर उसको सेव करें, ताकि अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आती है यानी कंप्यूटर में हमारी कोई दिक्कत आती है तब भी हमने जो कार्य किया है वो सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर के प्रयोग को भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह कुल 4 क्रेडिट का पेपर है जो 100 अंक का है। इसमें 25 अंक आंतरिक सतत मूल्यांकन के हैं और 75 अंक विश्वविद्यालय परीक्षा के हैं। पास होने के लिए आपको 55 अंकों की ज़रूरत है और हमारी जो कोर्स वर्क संचालित करने वाले सेंटर हैं उन सेंटर्स पर ये एक नियम है कि आपका ये जो थर्ड पेपर है वो सप्ताह में करीब 4 घंटे की इसकी क्लासेस होनी चाहिए। 1 वीक में 4 आवर की क्लासेस होनी चाहिए और टोटल यानी कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क जो 6 मंथ का है इसमें लगभग 60 क्लासेस होनी चाहिए। अब हम इस थर्ड पेपर के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट में शोध पद्धति, अर्थ, उद्देश्य, शोध की प्रेरणा, महत्व, प्रकार, इन सारे पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसमें ना केवल चर्चा की गई है बल्कि आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि आप अपने लिए किस तरीके से विषय का चयन करेंगे, कौन सी पद्धति आपके विषय के साथ सुटेबल होगी। इसके साथ साथ आप वैज्ञानिक चरणों से गुजरते हुए अपने शोध को किस तरीके से लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो ये हुनर है, एक समस्या नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें। जैसे हम मेथोडोलॉजी चैप्टर को लिखना चाहते हैं या साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी जो समस्याएं हैं हमें लगती हैं पहाड़ जैसी हैं, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुनर होना चाहिए और ये हुनर तब आपके अंदर होगा जब आप शोध पद्धति को जानेंगे। हम साहित्य समीक्षा तो हम कर चुके, शोध समस्या कैसे बनाएंगे, और जब शोध समस्या बनेगी तभी तो हम अपने लिए शोध प्रश्न या उपकल्पना का निर्माण करेंगे, शोध उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। और जब ये सब हो पाएगा तभी तो हम कह पाएंगे कि हमारे इस रिसर्च के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट निकलने वाले हैं। तो इस फर्स्ट यूनिट में ना केवल हम इनको पढ़ने वाले हैं बल्कि हम इनका प्रयोग कैसे करने वाले हैं ये भी हम सीखेंगे। सेकेंड यूनिट में हम रिपोर्ट राइटिंग लिखना सीखेंगे, शोध प्रक्रिया, विषय चयन, शोध के प्रारूप की रूपरेखा, साहित्य समीक्षा, सामग्री संकलन यानी डेटा कलेक्शन। यदि आपने उपकल्पनाएं चुनी है तो टी टेस्ट, आपने डेटा कलेक्ट किया तो उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और एनालिसिस यानी कि आपको उसका रिजल्ट निकालना है, फिर इंटरप्रिटेशन करना है। ये सब आप कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि साहित्य समीक्षा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि शोध प्रक्रिया क्या है, तभी तो हम इसको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। तो आपको यह भी हुनर सीखना है कि आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग कहाँ कहाँ पर आपके लिए काम आने वाली है, तो ये आपके आर्टिकल में, शोध सारांश में, थीसिस लेखन में, इन सारी जगह पर इनके लगभग तरीके एक जैसे हैं। अंतर होगा
तो वो उसके आकार का, जिस पर हम बाद में प्रैक्टिकली जब हम आपको करके दिखाएंगे तब आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड यूनिट की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हम रिसर्च फिलॉसफी की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे फिलॉसफी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इस यूनिट में नैतिकता, वैज्ञानिक आचरण, इन पहलुओं को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि समिति ऑन पब्लिकेशन एथिक्स के क्या मानक हैं। अगर आपको पब्लिकेशन करना है तो उसके लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स जैसी संस्थाओं ने किस तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं। बौद्धिक ईमानदारी आपको कैसे रखनी है। शोध अखंडता बनाई रखनी है। शोध में जो फर्जीवाड़ा है, मैनिपुलेशन है या हेर फेर है, इससे किस तरीके से बचना है। हम ये भी जानेंगे कि साहित्य चोरी, इससे कैसे आपको बचना है। तो ये कुछ ऐसे विषय होंगे जिस पर हम थर्ड यूनिट में चर्चा भी करेंगे और प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं और जो मानक तय किए गए हैं शोध में, उन शोध के मानकों को अपनाते हुए एक बेहतर प्रकाशन अपने लिए कर सकते हैं। हम फोर्थ यूनिट में चर्चा करेंगे डेटाबेस की। डेटाबेस की ज़रूरत हमको तब पड़ती है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू या एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ये देखना चाहते हैं कि इस विषय पर क्या क्या काम हो चुका है, किस कॉन्टिनेंट में हुआ, किस टाइम पर हुआ। डेटाबेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी डेटाबेस हैं जैसे कि वेब ऑफ साइंस या स्कोपस का है, ये स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के डेटाबेस हैं। ठीक है, तो सामान्यतः हम जिन पत्रिकाओं में पेपर भेजते हैं वो उस डेटाबेस में नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो रिव्यू किया है वो स्टैंडर्ड नहीं था। हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि हर पहलू के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप डेटाबेस से अपने लिए सोर्स को ज़रूर खोजें, क्योंकि डेटाबेस का अपना एक स्टैंडर्ड है। स्कोपस अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। वेब ऑफ साइंस एक स्टैंडर्ड है और वो क्वालिटी से समझौता कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस डेटाबेस से अपने लिए कोई सोर्स को खोजेंगे तो वो रिलायबल भी होगा। साथ ही साथ जो मानक तय किए गए विभिन्न संस्थाओं ने जो शोध से जुड़े हुए हैं, वो उन मानकों को भी पूरा करते हैं। इसमें हम इम्पैक्ट फैक्टर को भी जानने वाले हैं। हम SNIP यानी कि सोर्स नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट पर पेपर, इसकी भी चर्चा करेंगे। हम SJR की भी चर्चा करेंगे। हम IPP की भी बात करेंगे। हम गुणवत्ताओं की भी बात करेंगे, फिर चाहे H इंडेक्स हो, G हो, I10 हो, इनकी भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि हम जिन पत्रिकाओं को अपने लिए चुन रहे हैं, जिन पत्रिकाओं में अपने लिए प्रकाशन चाह रहे हैं, अपना शोध पत्र प्रकाशित कराना चाह रहे हैं, उनका प्रभाव कितना है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फोर्थ यूनिट में इन सारी विषयों को शामिल किया गया है। फिफ्थ यूनिट में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर परिचर्चा की गई है। हम विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। हम सर्च इंजन की बात करेंगे कि आप किस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग करते हुए ब्राउज़र के माध्यम से अपने लिए रिलायबल डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकें। हम स्प्रेडशीट की बात करेंगे। हम प्रेजेंटेशन की यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। हम जो थीसिस लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे या आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसके लिए MS वर्ड, लेटेक्स या लिब्रे ऑफिस का भी परिचय कराएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि आप अपने लिए कैसे आर्टिकल या थीसिस लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करने वाले हैं। शोध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संदर्भ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची। उसके लिए आपको किस तरीके से संदर्भ सूची बनानी है, फुटनोट किस तरीके से बनाने हैं, ये सब कुछ भी आपको यहाँ परिचय कराया जाएगा और प्रैक्टिकली करने का भी मौका मिलेगा, जो कि फिफ्थ यूनिट का हिस्सा है। सिक्स्थ यूनिट में हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सोर्स मैनेजमेंट, यानी कि रेफरेंस का मैनेजमेंट। यदि हम मैनुअली करते हैं तो ये एक बहुत बोरियत भरा काम हो सकता है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर है, आज के समय में सॉफ्टवेयर हैं,
जो आपके रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें मेंडले, ज़ोटैरो ये रेफरेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। एंड नोट, ऑथोरिया आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको इसके साथ-साथ ये भी जानना है कि जो साहित्य चोरी से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं, जिसमें टर्निटिन है, ऑथेंटिकेट है, ओरकुंड है, फिलहाल अब इसका नाम बदल गया, अब इसको ड्रिलबिट कहते हैं। ठीक है? आप इनका परिचय जानेंगे, ये काम कैसे करते हैं ये भी समझेंगे और विभिन्न जो प्लगरिज्म से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर हैं, यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से क्या क्राइटेरिया तय किया गया है कि कितना परसेंट आपका डॉक्यूमेंट विलो होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल है। हम ये भी करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि इनके किस तरीके से काम करते हैं। हम ई लाइब्रेरी की भी बात करेंगे, यूजीसी इन्फोनेट की बात करेंगे, कंप्यूटर के क्या उपयोग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। हम इस यूनिट के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मैं फिर से कहूँगा आपसे कि आप अपने हुनर को विकसित करें। हुनर होगा तो हौसले होंगे और हौसले होंगे तो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर लेंगे और लक्ष्य है शोध यात्रा को सहजता से पार करना। घबराना नहीं है, समस्याएं पहाड़ जैसी होंगी। डेटा कलेक्शन टूल कैसे बनेगा, सिर पकड़ सकते हैं आप, लेकिन घबराएं नहीं। अगर आप इस पेपर से जुड़े हुए विषयों में सही से समझ रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह हुनर आपके पास ज़रूर आएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।